हेलो स्टूडेंट, आज मैं फिर आप लोग के बीच साइकोलॉजी की क्लासेस लेके आई हूँ। देखिए, ये जो बीए ऑनर्स जिनका पेपर जिनका ऑनर्स है, बीए में साइकोलॉजी ऑनर्स है, उनके लिए मैं स्पेशली ये क्लासेस लेके आई हूँ। और देखिए, इसमें साइकोलॉजी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो बीएड के एग्ज़ाम जो भी होते हैं, टीचर से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है, उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो बीएड कर चुके हैं या टीचर से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है उनको दे रहे हैं, उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि साइकोलॉजी से बहुत क्वेश्चन आता है। तो आप दोनों के लिए है, तो आप इस वीडियो को गौर से देखिए और जो भी पॉइंट सूटेबल लगता है, जो भी पॉइंट इम्पोर्टेंट लगता है, उसको आप प्लीज़ अपने कॉपी पे राइट डाउन कीजिए ताकि आपको याद करने में सुविधा हो। ठीक है, आप देखिए, जो बीए ऑनर्स जो अभी एडमिशन साइकोलॉजी ऑनर्स करके लिए हैं बीए में, उनके लिए एक पहला पेपर क्या पढ़ना है, फर्स्ट पेपर जनरल साइकोलॉजी। ठीक है, जिसको हम फंडामेंटल साइकोलॉजी भी कहते हैं। तो हम थोड़ा सा सबसे पहले साइकोलॉजी के कंसेप्ट को सबके लिए हम समझाना चाहते हैं सबको कि साइकोलॉजी का कंसेप्ट है क्या। हो सकता है आपको पहले से भी जानकारी हो, लेकिन अगर जिनको नहीं जानकारी है वो अपने इस वीडियो को देखिए ताकि उसके कंसेप्ट को समझने से आगे समझने में दिक्कत नहीं होती है और फिर सब्जेक्ट भी इंटरेस्टेड बनता चला जाता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि साइकोलॉजी है क्या, उसकी हिस्ट्री क्या थी, साइकोलॉजी की डिफिनेशन पहले क्या था, वो किस तरह उसका स्वरूप बदल गया, आज हमारे सामने में साइकोलॉजी क्या, उसका क्या डिफिनेशन है और क्या रोल है। ठीक है, और देखते हैं। तो फर्स्ट हम पहले शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी है क्या। तो हम एकदम स्टार्टिंग से हम पहले ही बताएं कि हम साइकोलॉजी को एकदम ABCD वाली जो बात होती है वहाँ से हम स्टार्ट करना चाहते हैं आपको। ठीक है, देखिए, पहले साइकोलॉजी शब्द जो है ग्रीक शब्द से बना है, हम लोग बहुत लोग जानते होंगे। ठीक है, फिर भी हमने स्टार्टिंग की बात की तो हम लिख दिए। ठीक है, देखिए, ग्रीक शब्द से बना है, साइको प्लस लोगस। ठीक है, तो अब साइकोलॉजी जो है जिसका अर्थ है आत्मा का विवेचना करना। ठीक है, अब ये हो गया आपको साइकोलॉजी। ठीक है, अब देखिए, ये हो गया आपको साइकोलॉजी। अब देखिए, इसका शुरुआत कैसे कैसे हुआ वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। 15वीं शताब्दी में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई प्लेटो ने। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान जो है एक आत्मा का विज्ञान है। ठीक है, प्लेटो ने कहा कि मनोविज्ञान जो है एक आत्मा का विज्ञान है। ठीक, अब देखिए, फिर 16वीं शताब्दी में लिवजिंग ने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान कैसे हो सकता है। ठीक है, क्योंकि किसी के आत्मा को पढ़ना, किसी के आत्मा को समझना, उसको चीरना फाड़ना क्या संभव है? नहीं है संभव। हम किसी की आत्मा को कैसे समझ सकते हैं, कैसे उससे हम उसके व्यवहार का आंकलन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके इस विचारधारा को, प्लेटो की विचारधारा को क्या किया, लिवजिंग ने कट कर दिया। ठीक है, और फिर उसमें संशोधन करके कहा कि नहीं, मनोविज्ञान क्या है। 16वीं शताब्दी ने कहा कि मनोविज्ञान जो है मन का विज्ञान है। ठीक है, अब देखिए, ये फिर 17वीं शताब्दी में विलियम्स उंट ने कहा कि किसी के मन को भी पढ़ना बहुत मुश्किल है। मनोविज्ञान जो है हम कैसे जान सकते हैं कि किसी का मन क्या चाहता है, वो क्या करना चाहता है, वो समझना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम ऐसे में व्यक्ति का आंकलन नहीं कर सकते, उसके व्यवहार का ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते। इसीलिए ये मनोविज्ञान के मन के विज्ञान का जो कंसेप्ट था उसको भी कट किसने किया, तो टिचनर ने किया। ठीक है, विलियम्स उंट के जो शिष्य थे उनका नाम था टिचनर। ठीक है, तो विलियम्स उंट ने 17वीं शताब्दी में कहा कि नहीं, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। ठीक है, अब देखिए, वाटसन ने फिर कहा कि नहीं, ये चेतना का नहीं बल्कि ये व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, इन्होंने कहा कि ये व्यवहार का विज्ञान है। तो फिर आज जो हमारा मॉडर्न, हम आपको बता दें कि इस तरह से मनोविज्ञान का स्वरूप धीरे धीरे बदलता गया। और आज का जो मॉडर्न साइकोलॉजी का जो डिफिनेशन है वो है कि मनोविज्ञान एक साइंटिफिक स्टडी, वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें प्राणी, जो भी प्राणी जीवित है, बात करें हम लिविंग थिंग्स की, पशु और पक्षी और मानव सभी को ले लें हम, और जो लिविंग थिंग्स है, जो पृथ्वी पे जीवित हैं, उन सब का व्यवहार का अध्ययन करता है और उसकी अनुभूति को
पर्यावरण के साथ जोड़ता है, ठीक है, फिर उसका स्टडी करता है, ठीक है। तो ये हमारा मॉडर्न साइकोलॉजी का डिफिनेशन है। आप देखिए इसमें जो है ये मनोविज्ञान का इतिहास थोड़ा सा देखते हैं क्या कह रहा है। पूर्व वैज्ञानिक काल, ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के विचार 80-78 तक, ठीक है। आप देखिए वैज्ञानिक काल 80-79। आप देखिए कि मनोविज्ञान का वैज्ञानिक काल कब है और किसने इसकी स्थापना की मनोविज्ञान की। तो देखिए पूर्व वैज्ञानिक काल प्री साइंटिफिक पीरियड की बात करें तो 80-78, ओके। और फिर हम बात करें वैज्ञानिक काल की तो वैज्ञानिक काल में क्या हो जाएगा 80-79 ये हो जाएगा। इसलिए क्यों कहा गया इसको, क्योंकि 80-79 में देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, नीचे लिखे हुए हैं, विलियम्स वुंट 80-79 में क्या किया, एक प्रथम मनोवैज्ञानिक का पहला प्रयोगशाला खोला, ठीक है। मनोविज्ञान का क्या किया, यहाँ सॉरी मनोवैज्ञानिक लिखा गया है, मनोविज्ञान का पहला प्रयोग मनोवैज्ञानिक यहाँ लिखा गया, ये नहीं होगा, ठीक है। मनोविज्ञान का पहला प्रयोगशाला खोला, ये दर्शन शास्त्र के चुंगल से निकलकर एक स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा पा सकने में स्वतंत्र रहा, ठीक है। अब हम देखिए ये जो हमारा मनोविज्ञान है वो क्या है, दर्शन शास्त्र के चुंगल से, क्योंकि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र का भाग माना जाता था, ठीक है, उसका पार्ट माना जाता था। लेकिन हमारा ये जो दर्शन शास्त्र के चुंगल से निकलकर एक स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा पाने का ईस्वी क्या हो गया 80-79। और किसने किया, तो विलियम्स वुंट ने प्रथम प्रयोगशाला खोल की, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो प्राणी के व्यवहार तथा मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, ठीक है। मनोविज्ञान के जो डिफिनेशन जो था वो क्या है, जो प्राणी के व्यवहार तथा मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, ठीक है, मेंटल प्रोसेस का, ठीक है। तो आप देखिए ग्रीक दार्शनिक थॉमस का क्या कहना था कि मन और शरीर का कोई संबंध नहीं होता। मनोविज्ञान के संदर्भ में अपना विचार सब साइकोलॉजिस्ट ने दिया और क्या कहा कि मन और शरीर का कोई संबंध नहीं होता है, ठीक। फिर दकांत लिवजिंग ने कहा कि मन और शरीर एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। इनका मानना था कि मन और शरीर एक दूसरे से संबंध नहीं है, और ये दकांत लिवजिंग ने कहा कि नहीं, मन और शरीर एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए लॉक ने कहा कि जन्म के समय टेबुला रासा खाली प्लेट होता है। देखिए ये टेबुला रासा वाला क्वेश्चन आता है, टीचर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी एग्जाम होता है। देखिए टेबुला रासा का मतलब क्या होता है, इसको देखिए गौर से, खाली प्लेट होता है। कहने का सेंस ये, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो बच्चा का जो ब्रेन होता है वो क्या होता है, खाली प्लेट होता है, ठीक है। फिर रूसो ने क्या कहा कि जन्म के समय अच्छा स्वभाव लेकिन बाद में समाज के कुछ अनुभव से बुरा बन जाता है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि सामाजिक प्रभाव को इम्पोर्टेंट दिया, ठीक है। अब देखिए फिर स्पेंसर का क्या है कि जन्म से स्वार्थता एवं आक्रामकता होती है, ठीक है। उन्होंने कहा कि नहीं, जो बच्चा जिस तरह से आगे बनेगा उसका स्वभाव जो है बचपन से ही दिखता है, तो वो किस तरह का होगा, ठीक है। अब देखिए विलियम्स जेम्स ने एक पुस्तक का नाम लिखा जो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1890 में प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसने लिखा, तो विलियम्स वुंट ने, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, पॉइंट शुड बी नोटेड, ठीक है। अब देखिए मनोविज्ञान का पिता किसको कहा गया है, मनोविज्ञान का पिता फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम्स वुंट जेम्स को, ठीक है, सॉरी वुंट लिखा गया है, विलियम्स जेम्स को कहा गया है, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं, ये अमेरिका के रहने वाले हैं, विलियम्स जेम्स जो कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले, ठीक है। अब देखिए मनोविज्ञान का लक्ष्य क्या है, हमारा जो साइकोलॉजी का जो चैप्टर 1 है उसमें इंट्रोडक्शन है, उसके साथ है कि मनोविज्ञान का क्या लक्ष्य है, ठीक है। तो हम लक्ष्य की बात करते हैं, मापन एवं वर्णन, ठीक। अब देखिए हम मापन एवं वर्णन जो है, मेरा जो साइकोलॉजी है उसका लक्ष्य क्या होगा, किसी के व्यवहार को मापना, फिर उसका वर्णन करना, ठीक है।
अब हम इसको तीनों को थोड़ा थोड़ा सा हम बताएंगे। पहला जो लक्ष्य हो गया मनोविज्ञान का पहला लक्ष्य मापन व वर्णन। चिंता, सीखना, मनोवृत्ति, क्षमता आदि का वर्णन के लिए सबसे पहले मापन किया जाता है। ठीक है, मापन और विश्वसनीय तथा वैधता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए मनोविज्ञान क्या का पहला लक्ष्य क्या है, मापन एवं वर्णन। किसी की मनोवृत्ति को मापना, किसी की क्षमता को मापना, किसी की जो लर्निंग कैपेसिटी है उसको मापना, ये हमारा मनोविज्ञान का पहला लक्ष्य है। ठीक है, अब देखिए दूसरा है पूर्व कथन एवं नियंत्रण। अब हम देखते हैं पूर्व कथन। व्यक्ति के अभिक्षमता एप्टीट्यूड को मापकर मनोवैज्ञानिक यह पूर्व कथन करते हैं कि व्यक्ति को किस कार्य में लगाया जाए ताकि उसे अधिक से अधिक सफलता मिले। ठीक है, हमारा मनोविज्ञान करता क्या करता है, किसी के कैपेसिटी को मापता है। अगर जो बच्चा गाने में एक्सपर्ट है, गाने में इंटरेस्टेड है, तो हमारा मनोविज्ञान ये अनुमान लगाता है, पूर्व कथन करता है कि ये बच्चा गाना बहुत अच्छा गा पाएगा, उस क्षेत्र में अच्छा से जा पाएगा। ठीक है, यही अगर कोई बच्चा ज़्यादा तेज़ है और टीचिंग में इंटरेस्टेड है तो हम बच्चे के लिए ये पूर्वानुमान करते हैं ये बच्चा इस लाइन में ज़्यादा अच्छा बेटर करेगा, ताकि क्या होता है उस लाइन में अगर जिस चीज़ में इंटरेस्टेड है उसी की ओर अग्रसित करें तो वो अधिक से अधिक सफलता पाएगी। ठीक है, अब तीसरा हम बात करते हैं व्याख्या। हमारा मनोविज्ञान क्या करता है, पहले क्या करता है, देखिए मापता है, फिर पूर्व कथन करता है और फिर उसकी व्याख्या करता है। ठीक है, व्याख्या करना होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरा। देखिए ये जो चैप्टर है उसमें क्या था, पहले डिफिनेशन एंड गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, मेथड, एक्सपेरिमेंट, इंटरव्यू, क्वेश्चनर एंड केस स्टडी। आप देखिएगा तो उसमें हम बात करते हैं पहले मेथड की बात करते हैं कि मनोविज्ञान की कौन कौन सी विधि है जिसके बल पे हम किसी भी व्यक्ति का, किसी भी व्यवहार का हम आंकलन करते हैं, निरीक्षण करते हैं। ठीक है, तो पहला देखिए विधि बहुत सारा है लेकिन हम कुछ विधि को लेके आपके सामने में आए हैं। देखिए इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ठीक है, अंतर निरीक्षण विधि। देखिए दूसरा है ऑब्जर्वेशन मेथड, तीसरा है एक्सपेरिमेंटल मेथड, फिर चौथा है सर्वे मेथड, क्लिनिकल और केस स्टडी, क्लिनिकल स्टडी मेथड, केस नहीं होगा सॉरी, यहाँ पे केस में ही होगा, स्टडी, फील्ड स्टडी मेथड, क्लिनिकल, केस स्टडी होगा, यहाँ केस स्टडी होगा और फिर यहाँ नहीं होगा। ठीक है, तो हो गया कोरिलेशन मेथड, मेटा एनालिसिस, फिर इंटरव्यू मेथड एंड क्वेश्चनर मेथड। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चनर मेथड है, ये जितना मेथड है उससे हमारा मनोविज्ञान क्या करता है, इन विधियों के मदद से किसी भी व्यक्ति का, किसी भी मनुष्य का क्या करता है, वो व्यवहार का, पशु का, पक्षी का, जिसका भी जो लिविंग है, ठीक है, उन सब के व्यवहार का आंकलन करता है, फिर उसका निरीक्षण करता है और फिर उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करता है। ठीक है, तो हमारा मनोविज्ञान क्या करता है, इन विधियों के मदद से प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, ये देखिए ये मेरा मैं अभी यहीं एंड करती हूँ। दूसरे वीडियो में मैं थोड़ा थोड़ा जो ऑब्जर्वेशन, जैसे इंट्रोस्पेक्शन मेथड है, सब का मैं थोड़ा पॉइंट बताऊंगी, थोड़ा सा डील करूंगी और फिर धीरे धीरे मैं ये क्वेश्चन का आंसर करवा दूंगी। ठीक है, क्योंकि मैं बेसिक नॉलेज फर्स्ट वीडियो में डालना चाह रही हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए थोड़ा सा हम इसमें बता देते हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या। अंतर्निरीक्षण का अर्थ होता है अंदर का निरीक्षण, दूसरे शब्दों में व्यक्ति अपने भीतर की अनुभूति को स्वयं निरीक्षण करता है, उसे अंतर्निरीक्षण कहा जाता है। ठीक है, अगर व्यक्ति अपने मन के अंदर जो अनुभूति होती है उसका अगर वो खुद ही निरीक्षण करता है तो वो क्या हो गया, अंतर्निरीक्षण विधि। ठीक है, जैसे हम मान के चलते हैं कि किसी भी परिस्थिति को देखते हैं, ठीक है, और फिर परिस्थिति को देख के उसके अनुसार हम निरीक्षण करते हैं, फिर अपनी अनुभूति को उसको साथ जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एक मृत व्यक्ति के शरीर को देखकर किसी को बहुत दुख हुआ। ठीक है, ठीक इसी तरह की घटना कल मेरे घर के सामने घटी थी,
जिसमें उसी उम्र के व्यक्ति को किसी ने मार कर फेंक दिया था। अब देखिए इस तरह की जो बात हुई उसमें क्या हो जाएगा, व्यक्ति घटना सेम है, ठीक है, घटना सेम है, तब ये घटना से क्या होगा, व्यक्ति के अंदर जो आंतरिक अनुभूति हुई उसका वो आंकलन करता है, ठीक है। यानी इस कहने का मतलब यही है, अंदर का निरीक्षण। अंतर निरीक्षण का अर्थ होता है कि अंदर का निरीक्षण, दूसरे शब्दों में व्यक्ति अपने भीतर की अनुभूतियों एवं का स्वयं निरीक्षण करता है, उसे ही हम अंतर निरीक्षण कहते हैं, ठीक है। अब आगे का जो भी मेथड है उसको मैं थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगी अगले वीडियो में। अगर मेरे लिंक से जुड़े रहिए। अगर किसी को जिस तरह की प्रॉब्लम अगर आती है किसी तरह की, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए और मेरे लिंक से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं कोशिश करूँगी कि सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग को करवा दूँ और अच्छे से प्रिपरेशन हो पाए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।